नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2020 के जीएस पेपर 4 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 में नीतिशास्त्र के प्रश्न के अंतर्गत एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कोरोना को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ था। और प्रश्न में कोरोना नियंत्रण को सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के संदर्भ में जोड़कर पूछा गया। दरअसल इस प्रश्न में जो पॉइंट्स लिखने हैं उन पॉइंट्स में कोई खासियत नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उस पर आपका ध्यान जाता है या नहीं जाता है। इस प्रश्न को आप देखें और इस प्रश्न से आपको यहां पर यह सोचना होगा कि जो आप उत्तर लिखेंगे उस उत्तर में आदर्श चीज यहां पर क्या होगी। जैसे इस प्रश्न को आप देखें कि सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूटेड इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया। डिस्कस, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न में आप देखिए कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला कि इस प्रश्न का हल करने वाले विद्यार्थी को सामाजिक प्रभाव क्या होता है यह पता होना चाहिए। दूसरा, इस प्रश्न को हल करने वाले विद्यार्थी को यह भी पता होना चाहिए कि परसुएशन क्या होता है। और इसके साथ ही अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों चीजों ने कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है, तो कोरोना के नियंत्रण के उपाय जो भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए, जो सिविल सोसाइटी के द्वारा, जो लोगों के द्वारा अपनाए गए, उनके बारे में आपको क्या है पता हो। यहां पर हम लोग उन उपायों, उन पॉइंट्स को क्या है देखेंगे। और उसमें सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि कोई भी महामारी जब आती है, कोई भी मानव आपदा, मानवकृत आपदा या कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है, तो आपदा में पहले जो है सबसे पहला आपदा प्रबंधन का सबसे पहला सबसे जरूरी तत्व होता है पूर्व चेतावनी और उस पूर्व चेतावनी से जागरूकता। जैसे अगर किसी उड़ीसा के समुद्र तट पर या बंगाल में कोई समुद्री तूफान आकर टकराने वाला है, तो आप देखते होंगे कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी वहां से मछुआरों को हटा लेते हैं, वहां से लोगों को घर खाली करवा देते हैं। कैसे? अगर यहां पर प्रेडिक्शन नहीं है, अगर हमें इसका क्या पूर्वानुमान नहीं है, अगर कोई पूर्व चेतावनी नहीं है, तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता होता है कि कुछ चीजों के होने के बाद हम तुरंत ये समझें कि ये इसका कारण है और इस चीज से हमें बचने की आवश्यकता है। जो कोरोना है वह एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में प्रसारित हुआ। 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई और दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा होगा जहां पर इस महामारी ने अपना प्रभाव न दिखाया हो। ऐसी जो महामारियां होती हैं, ऐसी जो आपदाएं होती हैं, इन आपदाओं के संदर्भ में सबसे जो बड़ी बात होती है कि क्यूरेटिव मेजर्स कोई नहीं है, या क्यूरेटिव मेजर्स न के बराबर है। उपचारात्मक जो उपाय हैं वो नहीं हैं, कम हैं। क्यूरेटिव मेजर्स नहीं है तो प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ आप जाएंगे। और प्रिवेंटिव मेजर्स में या बचाव के संदर्भ में यहां पर आपके पास जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता कैसे पैदा किया जाए? 135 करोड़ लोगों के देश में जो जागरूकता है, वो जागरूकता आप कैसे पैदा करेंगे? उसके लिए आपको कैंपेन चलाना होगा, अभियान चलाना होगा। और कोई भी जो अभियान है वो किस बात पर आधारित होता है? सोशल इन्फ्लुएंस पर।
जैसे दहेज की बुराई रोकने के लिए दहेज के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। कानून बनाने से सिर्फ बातें काफी नहीं होंगी। कन्या भ्रूण हत्या की बुराई को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या की बुराई को रोकने के लिए अभियान चलाना होगा। लोग जो है, बहुत छोटी सी बात है कि लोग जो है, जो रेड लाइट जंप करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, दुर्घटना को बुलावा देते हैं, उनके इस व्यवहार को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको जागरूक बनाना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। तो यहां इसका मतलब है कि कोरोना महामारी के प्रसार में जो जागरूकता है, वह जागरूकता एक जरूरी तत्व था, ताकि इसका जो वायरस का जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको रोका जा सके। और जागरूकता कैसे होगी? जागरूकता होगी अभियान चलाकर। अभियान कैसे आप चलाएंगे? अगर एक अखबार में आपने निकाल दिया तो उस क्षेत्र के लोग जानेंगे, लेकिन वही लोग जानेंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो साक्षर है, जो अखबार पढ़ते ही नहीं है। तो यहां पर रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये किसी भी प्रचारात्मक माध्यम की तुलना में ज्यादा कारगर होंगे। और भारत में इंटरनेट मीडिया और मोबाइल यूजर्स की जो संख्या है, वह रेडियो, टीवी और अखबार, रेडियो सुनने वाले, टीवी देखने वाले और अखबार पढ़ने वालों की संख्या से ज्यादा है। भारत में 40 करोड़ के आसपास जो है वह फेसबुक यूजर्स हैं, और 45 से 50 करोड़, या आंकड़े इसमें थोड़ा हेरफेर भी हो सकता है, इससे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। इन प्रयोक्ताओं तक हम एक साथ क्या पहुंच सकते हैं? तो भारत सरकार ने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया। कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की सनसनाती हुई आवाज। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कॉलर ट्यून, ये जो मैं सुन रहा हूं कोरोना महामारी के दौरान, ये आपके पीसीएस प्रश्न के उत्तर की विषय वस्तु होगी। कैसे आप कनेक्ट करेंगे? देखिए, यहां पर सबसे पहला है कि ये एक महामारी थी या महामारी है, भगवान करे ये थी हो जाए। महामारी से बचाव के लिए उस जागरूकता जरूरी है, और जागरूकता के लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा। अभियान में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा माध्यम ज्यादा प्रभावी होगा। आपको मोबाइल फोन के माध्यम से अभियान चलाना ज्यादा प्रभावी होगा, या फिर मोबाइल फोन के माध्यम के अलावा रेडियो के द्वारा, या टीवी के द्वारा, या यहां पर क्या है, अखबार के द्वारा। यही हमारे पास प्रचारात्मक माध्यम है। भारत सरकार ने सबसे जो शानदार काम किया वह यह किया कि जो कॉलर ट्यून थी उसको ही कोरोना से जागरूकता पैदा करने के लिए, कोरोना से सतर्कता पैदा करने के लिए क्या है, उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये दोनों चीज है, ये सोशल इन्फ्लुएंस भी है और ये परसुएशन भी है। किसी दूसरे की उपस्थिति में अमिताभ बच्चन की काल्पनिक या वास्तविक आवाज की उपस्थिति में आप तक एक चेतावनी संदेश क्या पहुंचा कि कोविड-19 भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये क्या है, आपको अवेयर किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। और अगर आप में एक लापरवाह किस्म की मनोवृत्ति है कोरोना को लेकर, तो ये जो संदेश है इसमें कॉलर ट्यून में, ये संदेश आपको आपकी उस लापरवाह मनोवृत्ति को बदलने के लिए है। आप जानते होंगे कि मनोवृत्ति को, अभिवृत्ति को बदलने की प्रक्रिया को ही अनुनय कहते हैं, परसुएशन कहते हैं।
और किसी की उपस्थिति में अगर हमारा व्यवहार प्रभावित हो तो उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो कॉलर ट्यून में पहले जागृति की आवाज और फिर अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल करके यहां पर क्या किया गया कि आप एक अभियान चलाया गया, और इस अभियान में कुल मिलाकर क्या किया गया कि अगर कोरोना जैसी महामारी को लेकर किसी गांव के, कस्बे के, शहर के किसी कॉमन सिटीजन में, किसी साधारण व्यक्ति में कोई लापरवाही है, लापरवाही वाला रवैया है, तो वो लापरवाही वाला रवैया बदल जाए। इसको कहते हैं अनुनय का, परसुएशन का क्या है? यह क्या है? शानदार उदाहरण है कि आपको समझाया बुझाया जा रहा है कॉलर ट्यून के द्वारा, आपके अभिवृत्ति को प्रभावित किया जा रहा है कि कोरोना के प्रति जो आपकी अभिवृत्ति है उसमें सतर्कता होनी चाहिए। और ये कॉलर ट्यून से कुछ लोग इसका प्रभाव कितना ज्यादा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर एक PIL पड़ी कि अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल करने के बजाय जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज का क्या इस्तेमाल किया जाए। और अमिताभ बच्चन ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि सरकार ने कहा तब उन्होंने किया, उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया, और उनसे कहा गया कि WHO के कैंपेन में आपको भागीदारी करनी है। उन्होंने हां कर दिया, उन्होंने अपनी आवाज दी। तो ये यहां पर कॉलर ट्यून जो है वो क्या है? कॉलर ट्यून जैसे कि जहां पर 100, 200, 500 लोग इकट्ठा रहते हैं और वे अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, या बिग बॉस के घर में जब कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत वहां पर अनाउंसमेंट होता है, अपने अपने काम पर ध्यान दें। उसी तरह से जो कॉलर ट्यून थी ये ना, इस कॉलर ट्यून ने दरअसल उस कैंपेन को, जिसमें एटीट्यूड चेंज करके परसुएशन किया जाता है, उस कार्य को क्या है किया। इसलिए यह क्या है? अनुनय का, कि कोरोना को नियंत्रित करने में किस तरह से कॉलर ट्यून के माध्यम से संदेश देकर लोगों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने का काम क्या है किया गया, इस बात को आप बताएंगे। तो पहला है कि महामारी से को रोकने के लिए जागरूकता के लिए आपको प्रचारात्मक अभियान चलाने पड़ेंगे। प्रचारात्मक अभियान आज के दौर में मोबाइल से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग मिलते हैं जहां तक आप अपनी बात को क्या है पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट मीडिया आज किसी भी दूसरे जो ट्रेडिशनल मीडिया की तुलना में ज्यादा सशक्त है, क्योंकि उसके यूजर्स बहुत ज्यादा है, चाहे व्हाट्सएप के यूजर्स हों, फेसबुक के हों, ट्विटर के हों, या दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अभी आपने वर्ल्ड कप T20 मैच के दौरान देखा होगा कि लोगों ने एक कू नाम की एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसका बार बार उसका प्रचार आ रहा था। इसका मतलब कि सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लोकप्रिय बनाए जाने के लिए परंपरागत साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तो ये आप बताएंगे। दूसरी बात यहां पर आप ये बताएंगे कि सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए चीन सहित दुनिया के सभी देशों में अपनाई जाने वाली रणनीति लॉकडाउन के तरीके को अपनाया, और भारत में लॉकडाउन 2 कानून के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2020 में पहली बार लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में लॉकडाउन किस कानून के तहत लागू किया गया था, तो आप यहां पर बताएंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897। अब लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में ट्रेन बंद कर दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो दूसरे रूप थे, बस वगैरह, ये सब बंद कर दिए गए। जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उनके मूवमेंट को भी रोका गया।
और इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज को रोका गया। लॉकडाउन को भारत में यह कहा गया कि चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया तो वह भारत में लगाया गया। सख्त लॉकडाउन कैसे लगेगा? पुलिस ने या जो हमारे यहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी कुछ जगहों पर, उन्होंने इस लॉकडाउन को बहुत सख्ती के साथ लागू करवाया। लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू करवाना सामाजिक प्रभाव का उदाहरण है? बिल्कुल है। सामाजिक प्रभाव के 3 तरीके होते हैं। जैसे लोगों की अपेक्षा या लोगों के प्रत्याशा में जब मैं किसी मानक का पालन करता हूं तो सामाजिक प्रभाव का एक रूप होता है जिसको अनुरूपता कहते हैं। जैसे तमाम लोगों ने कैप लगाई है तो मैं भी क्या है, एक रोड शो में गया हूं, मैंने भी कैप लगा लिया। लोगों ने कहा कि भाई कैप लगा लो। इसी तरह से मैंने देखा कि उत्कर्ष में मेरे ऑफिस में मैं जहां क्लास लेता हूं वहां पर सभी लोग मास्क यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज करूंगा, नहीं यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज नहीं करूंगा। क्या है ये? हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जो एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को क्या करें, फॉलो करें। जैसे कई लोगों ने कहा कि साहब जब हम अपने शहर से या दिल्ली से या भारत के किसी भी शहर से अपने गांव गए तो पहले चरण में देखा कि गांव में तो कोई खौफ ही नहीं है कोरोना का, कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है। हमने भी अपना दिल्ली से ले गया जो मास्क था उसको क्या उतार कर रख दिया। क्या है ये? सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। जहां लोग मास्क लगाएंगे, लगाते हुए आप लोगों को देखेंगे, आप भी लगाएंगे। जहां सीट बेल्ट को लगाते हुए आप देखेंगे, आप भी क्या है, सीट बेल्ट लगाएंगे। जिस बिल्डिंग की सीढ़ी पर लोग थूकते हैं वहां पर वहां पर जो नहीं थूकता रहा है वो भी थूक देता है। क्या है ये? सोशल इन्फ्लुएंस। गंदी जगह और गंदी होती जाती है। साफ सुथरी जगह, बिल्कुल फर्श साफ है तो कई बार लोग जो है सोचते हैं कि अरे मेरे जूते से गंदा ना हो जाए। तो नॉर्म्स तो होते हैं और नॉर्म्स जो है वो देखकर लोग फॉलो करते हैं। कोई कहता नहीं है लेकिन वो कहा जाता है ना कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। जैसे किसी मंदिर में जब हम पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि हर आदमी फूल माला लेकर प्रसाद लेकर जा रहा है तो कोई मुझे नहीं भी कहता है तो भी मैं जाकर पुजारी के जब प्रसाद की दुकान पर सब चीजें खरीद लेता हूं। क्या हुआ ये? सोशल इन्फ्लुएंस। उसी तरह से यहां पर आप देखें कि लॉकडाउन, यहां पर सामाजिक प्रभाव का ये एक रूप है। सामाजिक प्रभाव का इस जो रूप है जिसमें हम किसी मानक के अनुरूप व्यवहार करते हैं, इसको अनुरूपता कहा जाता है, कन्फर्मिटी कहा जाता है। सामाजिक प्रभाव का एक दूसरा रूप भी होता है जिसमें हम किसी के कहने या किसी के रिक्वेस्ट पर कोई चीज करते हैं, यहां पर उसको कहा जाता है अनुपालन। और सामाजिक प्रभाव का एक तीसरा रूप होता है जिसमें किसी के आज्ञा करने पर, किसी के आज्ञा देने पर हम कोई काम या कोई व्यवहार क्या है, स्वीकार करते हैं, आज्ञा पालन कहा जाता है। तो सामाजिक प्रभाव के 3 रूप हो गए। एक है अनुरूपता। जैसे यहां पर इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि भाई सामाजिक जो प्रभाव है, सोशल जो इन्फ्लुएंस है, ये सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो सोशल इन्फ्लुएंस जो है उन प्रोसेसेस को, उन प्रक्रमों को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार व उसकी जो अभिवृत्ति है, वह अभिवृत्ति क्या होती है, प्रभावित होती है। किस स्थिति में प्रभावित होती है? तो यहां पर क्या है, दूसरों की उपस्थिति में प्रभावित होती है। और दूसरों की उपस्थिति का यहां पर क्या मतलब है? तो दूसरों की उपस्थिति का यहां पर मतलब है
काल्पनिक उपस्थिति या फिर क्या है, वास्तविक उपस्थिति। तो दूसरों की काल्पनिक और वास्तविक उपस्थिति में जब किसी व्यक्ति का व्यवहार और अभिवृत्ति प्रभावित हो तो ऐसे प्रोसेस को, इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोशल इन्फ्लुएंस के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है उसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रकार होता है जहां पर हम किसी मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हमसे कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन हमने देखा कि सभी लोगों ने मास्क लगाया तो हमने भी लगा लिया। हमने देखा कि किसी रोड शो में या किसी एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, राज्यपाल ने, इन सभी लोगों ने कैप लगाया है तो हमने भी कैप लगा लिया। हमने देखा कि किसी सीढ़ी पर लोग जो है थूक चुके हैं, हम भी वहां पर पहुंचते हैं, हम भी अपना थूक देते हैं। हमने देखा कि कहीं पर किसी ने कूड़ा फेंका है, हम भी फेंक देते हैं। यहां इसका मतलब है कि हम मानकों के अनुरूप व्यवहार करें तो सामाजिक व्यवहार का एक रूप है और इसको सामाजिक व्यवहार में अनुरूपता कहा जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि कक्षा में अध्यापक आते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ। कक्षा में अध्यापक जब आते हैं, शांत हो जाओ, उन्होंने ये आज्ञा दी। तो किसी की आज्ञा पर जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो वह आज्ञा पालन है, और किसी के आज्ञा से नहीं बल्कि किसी के उपस्थिति मात्र से हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, अनुपालन कहते हैं। अनुपालन किसी के प्रभाव में होता है, आज्ञा पालन किसी के आदेश में होता है। यहां पर इसको, अनुरूपता को कन्फर्मिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कन्फर्मिटी कहते हैं। इसको कहते हैं कंप्लायंस, इसको कहते हैं कंप्लायंस कहते हैं, और आज्ञा पालन को ओबीडियंस कहते हैं। अब आप इसे कोरोना से आप जोड़िए, कोरोना नियंत्रण के जो उपाय अपनाए गए उन उपायों से आप जोड़िए। लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन भारत में चीन के बाद दूसरा दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाने में सरकार ने सफलता हासिल कर ली, क्योंकि पुलिस के आदेश को नकारना किसी जुर्माने या दंड को स्वीकार करने की तरफ जाना था। ये मेडिकल जो है, मेडिकल रिसोर्सेस ने, डॉक्टर ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू नहीं करवाया। यहां पर जो आज्ञा पालन हुआ, सख्त लॉकडाउन, यह क्या हुआ कि जब हम पुलिस के आदेश के रूप में हमने देखा तो हमने फिर, अगर किसी मन में इच्छा भी रही कि बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो भी हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी असुरक्षा की ही नहीं थी, बात यह भी थी कि पुलिस वाले जो है कोई सख्ती कर सकते हैं, आज्ञा पालन। तो यहां पर जो यहां आप देखेंगे कि लॉकडाउन जो है, इस लॉकडाउन को लागू कराने में इसका आधार भले ही आपदा प्रबंधन कानून 2005 था या महामारी अधिनियम था, लेकिन इसमें पावर किसको मिला? इसमें आज्ञा पालन का जो पावर है वह पुलिस फोर्सेस को मिला, और आज्ञा पालन के इस पावर को, जिसमें हम प्रशासनिक शक्ति वाले पद पर आसीन व्यक्ति की या फिर ऐसे पुलिस संगठनों के आदेश को क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है, ऐसे पुलिस संगठनों के आदेश को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें ये डर होता है कि अगर मैंने इसको नहीं माना तो इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि कहीं कहीं कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना कर्फ्यू भी रात में इस्तेमाल किया गया। कोरोना कर्फ्यू भी यह क्या है, आज्ञा पालन है। अब इसमें आप देखिए, एक बात आपको समझना है कि जैसे ही टीवी में, अखबारों में
इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली में 10 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने अपनी दिनचर्या को उसी प्रकार से किया कि 10 से 6 मूवमेंट नहीं होगा। आप इस सोच कर देखिए कि क्या केवल और केवल ताकत के डर से, क्या केवल और केवल जुर्माना लगाए जाने या दंडित किए जाने के तरीकों से ही क्या हम ये लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ही हजारों लोग आनंद विहार बस अड्डे पर चले गए और उनको कोई रोक नहीं सका। वो क्या है, अपने घर जाने पर आमादा थे और सरकारों को फिर बस का प्रबंध करना पड़ा। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं एक अनुरूपता और एक अनुपालन की प्रवृत्ति रख रहे थे, तभी ये क्या है सफल हुआ। आज आप अखबारों में, टीवी में देखते होंगे कि न्यूजीलैंड के लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों ने वैक्सीन मैंडेटरी किए जाने या वैक्सीन से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है उसको पर्सनल चॉइस के आधार पर विरोध किया है। इसका मतलब कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सरकारों के द्वारा जो उपाय अपनाए गए, उन उपायों को लागू करने में सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन का ही तत्व नहीं था। आज्ञा पालन के तत्व के अलावा अनुपालन और अनुरूपता का भी तत्व था। इसलिए यहां पर तीसरे पॉइंट को आप लिखेंगे कोरोना कर्फ्यू। जैसे अगर कोई कर्फ्यू तोड़ना ही चाहता है तो ऐसी स्थिति में लोग जो है, बहुत से ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर लोगों ने सरकारों के आदेशों को मानने से मना कर दिया। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। इसी तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर शानबाग का जो मूवमेंट दिल्ली में हुआ वह इसका उदाहरण है। इसलिए यह बिल्कुल नहीं मानने की जरूरत है कि केवल आज्ञा पालन का ही तत्व था। आज्ञा पालन के तत्व ने दरअसल क्या है, इस बात को इंश्योर किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, उन लोग जो तोड़ने पर, जो नियम कानून को तोड़ने पर आमादा है, उनको रोका जाए। लेकिन ये सभी लोगों के लिए संभव नहीं था। ज्यादातर लोगों ने तो इसको एक नॉर्म की तरह देखा, इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन में अपनाए गए एक उपाय के रूप में देखा। और यह भी एक सामाजिक प्रभाव है। अगर मैं देख रहा हूं कि मैं कोरोना के टाइम में कहीं क्लास ले, या दूसरा मेरे पड़ोसी, मेरे जो साथ के टीचर्स हैं, कहीं क्लास लेने नहीं जा रहे हैं, तो उसका मेरे जहन पर असर पड़ता है। और अगर मैं क्लास लेने जाता हूं तो घर परिवार सारे लोग ये कहेंगे कि आप क्यों अपनी जान को खतरा में डाल रहे हैं। इसका मतलब कि सामाजिक प्रभाव का ये भी रूप है। देखिए, परिवारों पर प्रभाव था। परिवार जो है उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करने पर बल दे रहे थे जो बाकी लोग फॉलो कर रहे थे। अगर कोई मूवमेंट भी कोई करना चाह रहा था तो उसका कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा था या रोका जा रहा था। यह सामाजिक प्रभाव का उदाहरण है। यह क्या है, सामाजिक प्रभाव का एक और जबरदस्त क्या उदाहरण है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारी जो कोरोना वॉरियर्स को लेकर और कोरोना सर्वाइवर्स को लेकर हमारी जो अभिवृत्ति रही है, उसमें कई बार भेदभाव के भी उदाहरण, भारतीयों की अभिवृत्ति में कई बार भेदभाव के भी उदाहरण देखने को मिले। जैसे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स का मतलब कि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, चाहे वो मेडिकल फील्ड से थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, या पुलिस प्रशासन के लोग थे, या एम्बुलेंस चलाने वाले जो लोग थे, वो सब कोरोना वॉरियर्स थे। तो आपने पढ़ा होगा कि कई जगह जो है, जो मेडिकल स्टाफ जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए गए, या फिर कई जगह टेस्ट करने के लिए अगर गए तो वहां पर लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, कहीं कहीं मारपीट भी की। अब इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं कि एक कोरोना की महामारी को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आप जानते हैं, जो इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए, और इसके साथ ही जो आइसोलेट करने का जो प्रोसेस था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक होता है कि आप किसी व्यक्ति पर सख्ती करिए, दूसरा होता है कि सख्ती के बजाय आप लोगों के विचार को बदलिए,
लोगों की मनोदशा को, उनकी अभिवृत्ति को बदलिए। और आप याद करिए कि कोरोना के पहले फेज में हवाई जहाज से फूल भी बरसाए गए थे डॉक्टर्स के ऊपर, और जब बात नहीं बनी तो फिर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ्स की और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनको कोरोना वॉरियर के रूप में देखकर उनके ऊपर कोई भी हमला न किया जा सके, उनके साथ कुछ गलत न किया जा सके, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जा सके, इसके लिए कानून भी बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही आप यहां पर एक बात और गौर कीजिए कि जो कॉलर ट्यून बजती थी उसमें एक संदेश भी दिया जाता था कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। भेदभाव हमें नहीं करना है किसके प्रति? जो लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। जब हमें कोई संदेश दिया जाता है, हमें कोई इस तरह के मैसेज दिए जाते हैं, तो इस तरह के संदेश और मैसेज क्या हो करते हैं? हमारे अभिवृत्ति में परिवर्तन करते हैं। और अभिवृत्ति का परिवर्तन क्या है? अनुनय है। तो यहां अनुनय का तरीका अपनाकर आप ये देखेंगे कि जब कॉलर ट्यून में यह संदेश दिया गया तो यह संदेश किसके लिए था? कोरोना वॉरियर और कोरोना सर्वाइवर, ये जितने भी हैं, इनके प्रति हमारी अभिवृत्ति ठीक हो, इनके प्रति हमारी अभिवृत्ति जो है वो भेदभावपूर्ण न हो। और इसके लिए मैसेज देकर परसुएशन क्या है किया गया? ये जो मैसेज है, इस मैसेज देकर क्या है परसुएशन क्या है किया गया? तो चौथा जो यहां पर पॉइंट है, उस चौथे पॉइंट को भी आप यहां पर लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि कॉलर ट्यून के द्वारा, यहां पर हम ये कहेंगे कि कॉलर ट्यून के द्वारा, जो कॉलर ट्यून थी, कॉलर ट्यून के द्वारा संदेश देकर भेदभाव की अभिवृत्ति, जो कोरोना योद्धा थे और जो कोरोना से ग्रस्त हो चुके व्यक्ति उनके प्रति, व्यक्तियों के प्रति जो भेदभाव की जो मनोवृत्ति है, इस भेदभाव की मनोवृत्ति को क्या किया जाए? रोका जाए। ये जो भेदभाव की जो मनोवृत्ति है, इस भेदभाव की मनोवृत्ति को रोका जाए। ये क्या था? अनुनय था। इसी को कहेंगे कि आप यहां पर एक मेरी सोच को बदलना चाहते हैं कि अगर आप मकान मालिक हैं और दिल्ली में रहते हैं, आपका दिल्ली में मकान है, और किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को आपने इस आधार पर अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब मकान खाली कर दो, आपसे बड़ा डर लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बीमारी लेकर आप आ जाओगे, आप डॉक्टर हो, ऐसा है वैसा है। तो एक तरीका ये होता है कि हम कड़ा कानून बनाए, वो हमने बनाया भी। एक तरीका ये भी होता है कि हम बार बार इस मैसेज को शो करें कि गलत मत करिए, गलत मत सोचिए, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। और जो बीमारी से लड़ने वाले लोग हैं, जो इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भेदभाव न करें। तो यहां पर एक चौथा पॉइंट यहां पर यह हो गया। फिर इसके साथ ही कोरोना को नियंत्रित करने के संदर्भ में यहां पर आप ये पाएंगे कि कुछ और भी उपाय क्या अपनाए गए। जो इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज थी कि जब कोरोना वैक्सीन बनी तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सा हेजिटेशन लोगों में था। उस कोरोना वैक्सीन के हेजिटेशन को दूर करने के लिए भी दरअसल सामाजिक प्रभाव का तरीका भी अपनाया गया, परसुएशन का तरीका भी अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस वैक्सीन को लगवाया और टीवी पर उसे दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह था कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कहीं वैक्सीन जो है वो दुष्प्रभावित न कर दे। यहां पर लोगों की इस अभिवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए इस प्रकार के तरीके क्या है अपनाए गए। तो यहां इस प्रकार के जो तरीके अपनाए गए उनको भी आप यहां पर एटीट्यूड चेंज के तरीके में क्या है लिख सकते हैं। एटीट्यूड जो चेंज का तरीका है, उस एटीट्यूड चेंज के तरीके में क्या है लिख सकते थे।
और इसके साथ ही आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो केवल और केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं थी। दरअसल जो लोग जानकार लोग थे उन्होंने खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, कुछ लोग नहीं कर पाए और कुछ तो लापरवाही सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में दरअसल चुनावों की वजह से और राजनेताओं की वजह से भी हुई, और सभी पार्टी के नेता इसमें जो है वो शामिल भी रहे। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके बारे में आप ये समझिए कि कैसे सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मैं मान लीजिए कि जहां 100-50 लोग इकट्ठा होते हैं मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं यहां पर एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं अभी भी क्या है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा हूं, और मेरे इस व्यवहार या आचरण से दूसरे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो सामाजिक प्रभाव का यह रूप हुआ। जैसे मान लीजिए कि छठ पूजा के किसी कार्यक्रम में बहुत बड़ा आयोजन कहीं पर हो रहा है और 4 परिवार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां बहुत से लोग इकट्ठा होंगे जहां पर फिर से कोरोना फैलने की क्या है गुंजाइश होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी सोशल इन्फ्लुएंस के बगैर पूरी तरह से सफल हो ही नहीं सकती। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के नियंत्रण का एक उपाय था, और सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी दूरी तो रहे ही रहे, ये बिना आपके या लोगों के सहयोग के ये सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए सामाजिक प्रभाव का यह भी एक तरीका था। सामाजिक प्रभाव, सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक प्रभाव को आप जोड़ेंगे और आप दिखाएंगे कि केवल आज्ञा पालन का ही मामला नहीं था। जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो कुंभ का आयोजन रहा उत्तराखंड में, क्रिकेट मैच देखने के संदर्भ में रहा हो, राजनीतिक जो रैलियां रही हो, तो आप उसको नहीं फॉलो करवा सकते। लेकिन जो लोग इस बात के लिए सतर्क थे वो भीड़ भाड़ के स्थानों से बचना चाह रहे थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो वो कर सके। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मास्क पहनना जो है वह कुछ लोगों की आदत में शुमार हो गया। लोगों ने देखा देखी भी शुरू किया इसको, और जब आप देखा देखी किसी मानक का पालन करते हैं बिना किसी के कहे, यह भी सामाजिक प्रभाव है, यह भी एक सामाजिक प्रभाव है। इसके साथ ही मास्क से आपको सफोकेशन होता है, लेकिन आपने अपने सामने कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई देखी जिसमें आपको लगा कि नहीं मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं। यहां पर इसके साथ ही आपको ये घटनाएं बार बार दिखाई जाए कि इन्होंने मास्क नहीं पहना था, इन्होंने इसलिए इनका जीवन खतरे में पड़ गया। तो मास्क पहनना अनुरूपता के स्थिति में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। अनुरूपता उसमें क्या आसान हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी उसमें सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में क्या आसान हो जाएगी। इसके साथ ही जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगाने के संदर्भ में कई बार क्या है लोग ये पूछ रहे थे कि आपने लगवाया। जब कोई दूसरा व्यक्ति लगवा चुका है और आपका पड़ोसी है तो कई बार आपको ये लगेगा कि अरे इन्होंने लगवा लिया, मैंने तो लगवाया ही नहीं। इसका मतलब यहां भी अनुरूपता के सामाजिक प्रभाव के तरीके का असर वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी था। और इसीलिए जब वैक्सीन हेजिटेंसी, एक दूसरी चीज, जब वैक्सीन हेजिटेंसी भारत में पैदा हुई तो उस एजेंसी को खत्म करने के लिए टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से प्रचार विज्ञापन, बहुत से ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आकर खुलकर कहा कि भाई वैक्सीन से जो है, वैक्सीन के प्रति निगेटिविटी रखना क्या है, ठीक नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि जागरूकता, इसके साथ ही जो नियंत्रण करने के लिए जो लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए गए, कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया, कॉलर ट्यून के द्वारा कोरोना वॉरियर्स और कोरोना सर्वाइवर्स से के प्रति जो भेदभाव की अभिवृत्ति पैदा हो रही थी, उसको बदलने की जो कोशिश की गई पर्सुएशन के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरह से फॉलो करवाया गया, मास्क पहनने के संदर्भ में जो हम एक व्यवहार आज देखते हैं,
यह व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन कुल मिलाकर ये सबको पता है कि मास्क पहनना कहीं कहीं मैंडेटरी होता है किसी दुकान पर जाने के लिए, लेकिन इसके साथ ही व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और वैक्सीन के संदर्भ में जो चीजें थीं, उन चीजों में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्ति के भीतर अगर सकारात्मक अभिवृत्ति रोपी गई तो वह अनुनय का उदाहरण होगा। जो वैक्सीन हेजिटेशन था, उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, तो ये 7 पॉइंट के माध्यम से कम और भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, इन 7 पॉइंट्स के माध्यम से आप यहां पर इसके बारे में एक अच्छा उत्तर क्या है लिख सकते हैं। ये है यूपीपीसीएस 2020 का सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के साथ कोरोना को कंट्रोल करने के उपायों से जुड़ा हुआ प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।